गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सबका स्वागत है। आप लोग से जान रहे हो कि आज हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका हम लोग आज पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं बना दिया हूँ। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सभी का लिंक दे दूँगा, आप जाके आराम से देख लेना। देखने से क्या हुआ कि थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और आगे का जो भी टॉपिक है वो समझ में आएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी इस चैनल में तो सीरीज़ लाया जा रहा है, जो भी वीडियो लाया जा रहा है वो आप तक पहुंचेगा। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से क्या होगा, थोड़ा रिच मिलेगा, अधिक से अधिक बच्चे देखेंगे, समझेंगे। और शेयर कर दीजिए जिनके पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुँचा, अभी तक ये चैनल का डिस्क्रिप्शन और जो भी इस चैनल को लाया जा रहा है अभी तक उन तक नहीं पहुँचा है, जो भी मतलब ये वंचित हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इसमें जुड़े और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। क्योंकि अभी ऐसा माहौल ही आ गया है कि पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक ऑनलाइन ही साधन है पढ़ने का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ लिबरल द्वारा। ओके, तो देखिए लिबरल क्या था, मतलब ये इसके अंतर्गत क्या था ना कि यदि कोई इस चैनल पे नए है तो उनको मैं बता दूं कि ये जो 10th क्लास का मैं पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से मैं नोट्स निकाल रहा हूँ और उसे डिस्क्राइब करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। ओके, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। तो देखिए जो 1848 का टॉपिक देखिएगा, 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स ऐसे लिखा होगा। तो उस वक्त क्या था ना, जो रिवॉल्यूशन था वो किनके द्वारा ले जाया गया आगे, एजुकेटेड मिडिल क्लास द्वारा। ठीक है, फरवरी इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस ब्रॉट, उनकी वजह से क्या आ गया, एबिडिक्शन ऑफ मोनार्क। ओके, रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब मोनार्की को हटा दिया गया था, गिरना। ओके, एबिडिक्शन ऑफ द मोनार्क एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। ये किनके द्वारा, ये रिवॉल्यूशन किनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास द्वारा। और जो ये इवेंट हुआ था 1848 का, इसके थ्रू मतलब क्या क्या चेंजेस हुए, तो एबिडिकेशन ऑफ मोनार्क। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, द रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। सफरेज मीन्स मैं बता चुका हूँ, क्या होता है, तो राइट टू वोट। ओके, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में क्या कंडीशन था, तो देखिए लिबरल डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, मतलब एक तरह से संवैधानिक तौर पे कुछ लाना चाह रहे थे, नेशनल यूनिफिकेशन के तौर पर, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनली वे लाना चाह रहे थे, मतलब पूरे कानून के तहत, तो ये सब पूरे संविधान के तहत लाना चाह रहे थे नेशनल यूनिफिकेशन। अब देखिए इनके वजह से क्या ना हुआ, मतलब जो भी लिबरल जो डिमांड किए थे उनकी वजह से क्या हुआ कि पुशेस डिमांड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, जो कि ये सब किस पे बेस्ड रहेगा, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे, जो कि प्रिंसिपल क्या थे, अब कॉन्स्टिट्यूशन था। ओके, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी रहना चाहिए। ये 3 प्रिंसिपल थे जिनके बेस्ड पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जो कि हम लोग नेशनल यूनिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे, ऐसा लिबरल का डिमांड था। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, इन जर्मनी के रीजन में मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लासेस क्या था कि मेंबर्स वोटेड फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, मतलब जितने भी मेंबर्स थे वहाँ के, उन्होंने वोट किया किसके लिए, जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। तो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गैदर इन चर्च ऑफ सेंट पॉल में उन्होंने, मतलब जो भी इलेक्टेड हुए थे, ठीक है, वोट किए थे, इलेक्ट हुए, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब गैदर हुए कहाँ पे, एट सेंट पॉल, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बना के तैयार किए उन्होंने। तो ये क्या किए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किए, किसके लिए, जर्मन के लिए। ओके, जर्मनी नेशन के लिए। फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ है जो, ओके, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ है जो कि किंग ऑफ पर्सिया थे, अपोज द इलेक्टेड असेंबली, जो भी अभी इलेक्टेड हुआ था इन सभी को, मतलब ये अपोज कर रहे थे 831 को। ओके, 831 जो इलेक्टेड पर्सन थे, मेंबर थे, रिप्रेजेंटेटिव सब थे, इनको उन्होंने क्या किया, अपोज किया। कौन, विलियम फोर्थ किंग ऑफ रसिया अपोजेज द इलेक्टेड असेंबली। अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्ग, अपोजिशन में जो थे एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री इरोडेड, मतलब जो भी इसके बेसिस पर दिया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया था। मिडिल क्लासेस लॉस्ट देयर सपोर्ट, मिडिल क्लास को कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा था।
वुमेन पार्टिसिपेटेड इन एक्टिविटी फॉर एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन, मतलब वुमेन में जो वुमेन थे, मतलब महिलाएं थीं, वे सब भी एक अलग तरीके के एक्टिविटी सब में पार्टिसिपेट कर रही थी। क्यों कर रही थी? तो उन्हें एक पॉलिटिकल राइट चाहिए था। ओके, खुद के लिए एक पॉलिटिकल राइट चाहिए था। जाहिर सी बात है, सभी कोई अपने राइट्स के लड़ते हैं, तो वुमेन क्यों पीछे रहेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट, अभी आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिला को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वुमेन सब भी क्या की वहाँ पे कि वे लोग भी मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगे। किस लिए? फॉर स्टैंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन। ओके, अब आगे क्या है देखें यहाँ पे। वुमेन फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन, उन्होंने अपना एसोसिएशन बना लिया था। टेकिंग पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज़, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में, ठीक है, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल मीटिंग अरेंज करते थे। ओके, बहुत तरह का, और क्या था, डिमोन्स्ट्रेशन था। ओके, मतलब किसी भी चीज़ को कैसे डिमोन्स्ट्रेट करना है, उनके बीच ये भी एक साझा होता था। वुमेन क्या थे? ओनली एडमिटेड एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड देयर विजिटर गैलरीज। ओके, मतलब इनका ये काम था, उनको बस इतने तौर पे रखा गया था, बट वे लोग इतनी तरह सीमित नहीं रहती थी, वे चाहती थी वे अलग अलग एक्टिविटीज़ करें। ओके, तो ये 3 तरह का एक्टिविटीज़ वे एक्सपेक्ट करती थी। ओके, ये चीज़ है। देखिए, अब हम लोग यहाँ तक तो हो गया इस टॉपिक का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली यूनिफिकेशन, मतलब जर्मनी कैसे बनाया गया, इटली कैसे बनाया गया। वहाँ पे तो पहले ऑस्ट्रिया का राज था। ओके, तो वहाँ पे जो भी जिसका राज था, मतलब कैसे, मतलब इस चीज़ को हम लोग लेके गए। अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद और डिस्क्राइब करेंगे जो भी पीछे हम लोग पढ़े हैं। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यू है। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ भी सकता है। द मेकिंग ऑफ जर्मनी, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, तो देखिए क्या है, जर्मनी पहला टॉपिक क्या है उसमें, जर्मनी कैन द आर्मी ऑफ आर्किटेक्ट बी द कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, क्या आर्मी मतलब एक ढांचा बना सकते थे नेशन का? तो देखते हैं कैसे था मतलब। तो देखिए, आफ्टर 1848, ओके, 1848 में जो भी हुआ, नेशनलिज्म इन यूरोप मूव विद अ डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। ओके, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे लाया जा रहा था, मतलब कैसे आगे बढ़ाया जाता, डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन के द्वारा। कंजर्वेटिव मोबिलाइजेज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो कंजर्वेटिव सब थे वे लोग क्या कर रहे थे, तो वे लोग मतलब जो नेशनलिस्ट सब थे उनका मतलब देख रहे थे। ओके, कैसे क्या कर रहे हैं, ताकि उनका भी प्रोमोटिंग स्टेट, मतलब जो भी उसका पावर था, जो भी उनका पावर था वो प्रमोट हो सके। मतलब एक होता नहीं है कि हाँ मोबिलाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरा पावर बना रहेगा, मेरा पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मोबाइलाइज मीन्स क्या, ध्यान देना, देखना, देखते रहना क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। ओके, मोबाइलाइज करना, तो वही चीज़ है। तो देखिए, ये जो 2 कंडीशन है ना, इनकी वजह से ना ये मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। ओके, ये जो 2 है, नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड विथ अ डेमोक्रेसी रिवोल्यूशन, एक ये पॉइंट, और कंजर्वेटिव जो मोबिलाइज कर रहे थे ना नेशनलिस्ट सबको, ताकि उनका पावर प्रमोट हो सके स्टेट में। तो इन दोनों जो पॉइंट की वजह से क्या हुआ ना, कि जो जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन था वो काफ़ी हद तक मतलब सक्सेसफुल रहा। काफ़ी हद तक में सक्सेसफुल तो रहा, लेकिन मतलब इस तरह के जो कंडीशंस थे इनसे काफ़ी अचीव हुआ, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। ओके, तो देखिए वहाँ पे जो लैंड ऑनर्स सब थे ना, कुछ मैं पॉइंट बीच में लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझो। ओके, लैंड ऑनर्स जो कि पर्शिया के थे उनको क्या होता है, जुनकर्स बोला जाता था। आप लोगों को पूछ देगा हु वेर द जुनकर्स, तो लैंड ओनर्स ऑफ पर्शिया आर कॉल्ड जुनकर्स। ओके, देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या हम लोग देखते हैं, चलिए कैसे इसका मतलब रणनीति किया गया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है ना, वो देखिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमारा, एक मिनट, ठीक है, देखिए हेडेड बाय ओटो वॉन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर था उस समय का वहाँ पे, ओटोमैन बिस्मार्क द्वारा आगे बढ़ाया गया विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड इट्स ब्यूरोक्रेसी। ओके, ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या होता है, अफसरशाही। ओके, अफसर, ब्यूरोक्रेट्स। ओके, तो वहाँ का जो भी आर्मी था और जो ब्यूरोक्रेसी था उनके तहत क्या हुआ ना, कि बिस्मार्क मतलब इस यूनिफिकेशन जर्मन का जो भी स्ट्रैटेजी था वो इन्होंने बनाया। 3 लड़ाई हुए। ओके, 3 वार्स ओवर 7 ईयर्स,
7 साल तक 3 लड़ाई लड़ा गया। किसके द्वारा? मतलब ऑस्ट्रेलिया से हम लोग का लड़ाई होता रहा, किसका? जर्मन का लड़ाई होता रहा, डेनमार्क से और फ्रांस से, ठीक है। 3 wars ओवर 7 years बाय ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। किसका? जर्मनी का लड़ाई हुआ, ये 3 से, ओके। उसके बाद जाके विक्ट्री मिला बिस्मार्क को, ओके, विक्ट्री बाय बिस्मार्क, इतना लड़ाई होने के बाद। और जनवरी 1871 में ना केसर विलियम वन प्रोक्लेम द जर्मन एम्पायर, उनको वहाँ का एम्पायर घोषित कर दिया गया। प्रोक्लेम मीन्स क्या? घोषित कर देना, ओके, ऐलान कर देना, ठीक है। विलियम वन कौन थे? तो पहले पर्शिया के किंग थे, ओके। विलियम वन कौन थे? पहले पर्शिया के किंग थे। और इस सेरेमनी को वर्सेलास में सेलिब्रेट किया गया था, ओके। सेरेमनी को, जो जीत का जश्न था, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलेस, ओके। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ ना कि अब जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो हो चुका था, अब देखिए उसके क्या हुआ ना कि मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को काफ़ी मॉडर्न बना दिया गया, बैंकिंग सिस्टम को काफ़ी मतलब हद तक बेहतर किया गया, लीगली जो काम होता था उस चीज़ को, इलीगल काम को लीगल कर दिया गया, जुडिशियल सिस्टम भी लाया गया, ओके। तो यही सब है। हम लोग देखिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यदि पूछ देगा, हाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो आप इसको बेस्ट भी बना सकते हैं, मतलब अपने वर्ड में भी जैसे ब्रीफली बोल देगा तो पॉइंट वाइज, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये इसको ले लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा चौड़ा 2-3 लाइन में लिख दीजिएगा, अपने से बना के भी लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी ब्यूरोक्रेसी, ओके, इतना इतना करके इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। 3-4 पॉइंट मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। यूनिफिकेशन देखिए जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ये आ सकता है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, इटाली का यूनिफिकेशन, ओके। इटाली का यूनिफिकेशन क्या था? ड्यूरिंग 1830, ओके, ड्यूरिंग 1830 जिप्सी मैजनी पुट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। जिप्सी मैजनी इसमें आ गया है, ओके। ये फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, ओके। इन्होंने यंग इटली फॉर्म किया, ओके। द राइज, देखिए ये चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप क्या करिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिएगा तो जिप्सी मैजनी के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। ये भी थे ये मतलब एक तरह के बोलिए तो ये यूरोप में थे, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी मतलब हद तक मतलब इनको ये बोला जाता था, जैसे मेटरनिक द्वारा इनको बताया गया था ये काफ़ी डेंजर हैं, ओके, ये काफ़ी डेंजरस पर्सन हैं, ठीक है, उनके लिए मेटरनिक द्वारा, जो भी इनके विरोधी में थे। तो इन्होंने क्या फॉर्म किया? एक सीक्रेट सोसाइटी, ओके, फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, ओके। यंग इटली इन्होंने फॉर्म किया। और ये इन्होंने मदद लिया किससे? सरदानिया पिडमोंट से, जो कि किंग विक्टोरिया इमैनुअल II के अंदर था, ठीक है। तो सार्दिनिया पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग, ओके। उस वक्त वहाँ के कौन रूलर थे? विक्टर इमैनुअल II। तो इनके थ्रू हेल्प लिया गया, मतलब वार अरेंज हुआ, ठीक है। तो इनसे हेल्प लिया उन्होंने और वार के थ्रू मतलब इस चीज़ का आगाज़ किया। एक चीफ मिनिस्टर भी थे वहाँ के, कैबूर जिनको बोला जाता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया? लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई रीजन ऑफ इटली। इन्होंने भी काफ़ी मतलब मदद किया। कैबूर कौन थे? नाइदर आ रिवोल्यूशनरी नॉर आ डेमोक्रेट, ओके। नाइदर ही रिवोल्यूशनरी और नाइदर ही डेमोक्रेट, ओके। ये देखिए इनके बारे में और क्या बताया गया कि ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, ओके। जितना इटालियन से अच्छा ये फ्रेंच बोलते थे। ये मतलब एक अलग तरीके से ये मतलब क्या कि ना डिप्लोमेटिक अलायंस कुछ था, ओके, विथ फ्रांस इंजीनियर कैबूर, मतलब एक डिप्लोमेटिक अलायंस लाया गया, ओके, जिसके तहत क्या हुआ ना कि सार्डिनियन पिडोमेंट के जो किंग थे उन्होंने हराया किसको? ऑस्ट्रिया को, ओके। और 1859 में मतलब उन्हें हरा दिया गया था, जो भी वार हुआ था ऑस्ट्रिया और इटली के बीच। तो इनको हरा दिया गया था किसके द्वारा? सार्डिनिया पिडोमेंट के जो किंग थे, ओके, डिफीटेड ऑस्ट्रिया फोर्सेज इन 1859, हटा दिया गया था।
अब ये कैसे हटा, तो आर्म वॉलंटियर्स अंडर लीडरशिप जिप्सी गैरिबाल्डी। ओके, जिप्सी गैरिबाल्डी भी इटाली में काफ़ी मदद किए थे। ओके, इनके अंडर आर्म फोर्सेस था। ओके, वॉलंटियर्स था जो जिनके लीडरशिप में, मतलब आर्म फोर्सेस जो भी था उस वक्त, ठीक है, इटाली की तरफ से, ये लीडरशिप किनके हाथों में था, तो जिप्सी गैरिबाल्डी के हाथ में था। तो ये लीड कर रहे थे आर्मी वॉलंटियर्स सबको। लास्टली ना ये लोग क्या किए ना, दे कैप्चर साउथ इटाली किंगडम ऑफ टू सिसिलीज विथ लोकल पीजेंट। लोकल पीजेंट भी काफ़ी मदद किया था, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल पीजेंट सब ने भी काफ़ी मदद किया लोगों को। इन ऑर्डर टू आउट द स्पेनिश रूलर, वहाँ पे स्पेनिश रूलर सबका भी बसेरा था, तो उनको हटा दिया वहाँ से। ओके, तो एक तरह से बोला जाए तो ये एक जिप्सी मैजनी ने जिस तरह से रचा, ओके, यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। तो जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटाली में कौन कौन हाथ आए, तो जिप्सी मैजनी हो गए एक, ओके, कैबूर हो गए, ओके, कैबूर हो गए, और एक इमैनुअल टू थे, ओके, विक्टर इमैनुअल टू थे, ओके, और एक कौन था, जिप्सी गैरिबाल्डी थे। ओके, तो ये लोग मतलब एक उभरता चेहरा थे जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटाली में काफ़ी मदद किए थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लास्टली क्या हुआ ना कि जो विक्टर जो 1861 में, ओके, 1861 में विक्टर इमैनुअल टू वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ओके, जर्मन में कौन बनाया गया था, विलियम वन को बनाया गया था। ओके, कैसियर विलियम वन को, और यहाँ पे इटली में विक्टर इमैनुअल टू को बनाया गया था। ठीक है, किसका, किंग, कहाँ का, तो यूनाइटेड इटली का। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग क्या है, तो आप लोग से क्वेश्चन आ सकता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, तो ये शॉर्ट नोट है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या चल रहा था। ओके, ब्रिटेन में हमारा क्या चल रहा था। ओके, तो देखिए ब्रिटेन में हमारा क्या चल रहा था। इन ब्रिटेन फॉर्मुलेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल ऑफ और रिवोल्यूशन, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं, कोई नेशन स्टेट था ही नहीं जो कि मतलब किसी तरह का रिवोल्यूशन अकर्ट कर सके। ओके, इट वाज लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, मतलब ये लंबा एक प्रोसेस था, अभी तक तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए नो ब्रिटिश नेशन प्राइमरी टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में कोई यहाँ पे नेशन मतलब ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। और जो भी प्राइमरी आइडेंटिटी था उनका क्या था, इथनिक था, क्योंकि जिसमें कौन कौन थे, इंग्लिश थे, वेल्स थे, ओके, स्कॉट थे, या आयरिश बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरिश, यहाँ पे देखिए लिखा आयरिश। ठीक है, प्राइमरी आइडेंटिटी क्या था इनका, तो इथनिक था। इथनिक कौन होते हैं, तो देखिए इथनिक के बारे में यहाँ लिखा हूँ, ध्यान से देखिए क्या है, रिलेटेड टू कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन, मतलब कॉमनली थे ये लोग, मतलब कॉमन थे ज़्यादा, मतलब ये नहीं थे हाई फाई नहीं थे, कॉमन लोग थे। बैकग्राउंड दैट कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम, मतलब जो उनका बैकग्राउंड था ना उनसे इसकी इनकी पहचान होती थी, इनकी कम्युनिटी की पहचान होती, जैसा उनका बैकग्राउंड रहता था। ठीक है, इथनिक यही था। दे हैड देयर ओन कल्चर, ठीक है, इथनिक सबका अपना अपना कल्चर था। ओके, अपना अपना कल्चर था उनका। यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, इथनिक में एक इंग्लिश ग्रुप पे थे, यही लोग थे जो कि मतलब किसी चीज़ को मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते, असर कर सकते, ठीक है, यही लोग थे जो कुछ कर सकते थे। इंग्लिश नेशन वाज एबल टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेशन, ओके, ऑफ द आइलैंड्स। ओके, मतलब यही इंग्लिश मैन जो थे यहाँ पे ना, वही लोग कुछ कर सकते थे, मतलब ब्रिटिश को कुछ नया देने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश लोग क्या किए ना कि, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या किए इन्होंने, तो देखिए इन्होंने क्या किया ना कि द इंग्लिश पार्लियामेंट हैज सीज्ड पावर थ्रू विच अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्म। ठीक है, उन्होंने पहले कुछ पावर को सीज किया हुआ था, उसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था इंग्लैंड के साथ, ताकि एक नेशन स्टेट बनाया जा सके। ठीक है, इंग्लिश पार्लियामेंट कुछ पावर को सीज किए हुए थे पहले से। ओके, तो उस पावर के थ्रू ही एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे इंग्लैंड की सहायता से, विथ इंग्लैंड। ओके, एंड इट्स सेंटर इट्स केम्स, ओके, एंड इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्म्ड। उस वक्त देखिए एक द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, कुछ एक्ट था किसके बीच, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच। क्या एक्ट था, तो देखिए इस एक्ट से क्या हो गया ना कि द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, उस एक्ट के तहत, इस आपको पूछ लेगा एग्जाम में, इस एक्ट के तहत कुछ डिस्क्राइब कीजिए, तो
रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंग्लैंड का काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लगा स्कॉटलैंड पे, ठीक है। मतलब इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा पूरा मतलब स्कॉटलैंड पर काफ़ी हावी होने लगे थे। ओके, यहाँ देखिए क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन थे, अपने सारे इंग्लिश मेंबर को भी रखे हुए थे। ओके, स्कॉटलैंड वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड, मतलब वे मतलब जैसा भी सिस्टम था वहाँ पे उनको मतलब दब के रहना पड़ा था, ठीक है, दबदबा उनका नहीं था। ओके, इनके दबदबे के आगे लोग नतमस्तक होते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। तो यही था, मतलब जैसे एक्ट ऑफ यूनियन के था, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा था एक्ट ऑफ यूनियन के अंतर्गत क्या है, तो इस 3 पॉइंट को लिख सकते हैं। ओके, ये तो मैं अलग से बता रहा हूँ कि मतलब इसके तहत क्या हो गया ना कि स्कॉटलैंड को काफ़ी नुकसान होने लगा, उनका मतलब सोशली मतलब ये होने लगा, मतलब प्रॉब्लम आने लगा काफ़ी सोशली, और जुडिशरी काफ़ी उनको प्रॉब्लम आने लगा। वहाँ पे देखिए कुछ कैथोलिक क्लेंस थे, ठीक है, कैथोलिक क्लेंस सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन। ओके, स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। उनको मतलब अपना लैंग्वेज नहीं बोलने दिया जा रहा था, किसको, स्कॉटिश हाईलैंडर्स सबको। तो जाहिर सी बात है उनको सब तरीके से दबाया जा रहा था स्कॉटिश सबको। ये जो लॉ आ गया ना, ये जो लॉ आया था एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इसके तहत काफ़ी स्कॉटिश सबको प्रॉब्लम होने लगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम था, तो यही सब प्रॉब्लम था। तो एक ये प्रॉब्लम हो जाएगा, एक ये हो जाएगा इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड हो, ठीक है, एक हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कि द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेजेस। ओके, फोर्सफुली ड्राइवन आउट देयर होमलैंड, उसको वहाँ से हटा दिया गया था, होमलैंड जो भी उनका घर था, ओके, पुश्तैनी घर था, उसको वहाँ से मतलब उनको वहाँ से हटा दिया गया था, उनके पुश्तैनी घर से जो भी उनका ज़मीन था, जायदाद था, वहाँ से उनको फोर्सफुली ड्राइव आउट, भगा दिया। ओके, और कुछ ऐसा ही हाल कहाँ पे था, आयरलैंड में था। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फैट। ओके, यहाँ पे देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, दो तरह के मतलब आयरलैंड में लोग थे। ओके, 2 भाग में थे। तो प्रोटेस्टेंट सबको ना मतलब इंग्लिश सबसे काफ़ी हेल्प मिला। ओके, दे वेर हेल्प बाय इंग्लिश। अब इन्होंने क्या बोला ना कि जैसे यहाँ पे देखिए शुरू में ना कैथोलिक सबको इन्होंने ये किया, कैथोलिक क्लब सफर्ड टेरिबली रिप्रेशन, कैथोलिक सबको भी इन्होंने क्या किया, सप्रेस किया। कौन, आपका ये इंग्लिशमैन। ओके, इंग्लिश पार्लियामेंट, इंग्लैंड सब क्या किया, सप्रेस किया। अब देखिए आयरलैंड में क्या हुआ ना कि यहाँ पे भी तो कैथोलिक सब थे, तो ये प्रोटेस्टेंट सबको ना मतलब ये हेल्प मिलने लगा, कहाँ से, इंग्लिश से। ओके, इंग्लिशमैन सब से, टू इस्टेब्लिश द डोमिनेंस ओवर द कैथोलिक, ठीक है, अपना मतलब डोमिनेंस स्थापित करना, उनको मतलब मदद करने लगे, ठीक है, किसको, प्रोटेस्टेंट सबको इंग्लिश वाले मदद करने लगे अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए, कहाँ पे, कैथोलिक कंट्री पर, ठीक है। तो देखिए आयरलैंड फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद क्या हुआ ना कि ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर मिला लिया गया था 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज वॉक थ्रू अ प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। जो भी इंग्लिश मतलब जो भी इंग्लैंड के लोग थे, उनका जो भी रणनीति था, उसके तहत क्या हुआ ना कि एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया। ओके, आयरलैंड, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, उसका क्या सिंबल था, तो ब्रिटिश फ्लैग था, यूनियन जैक। नेशनल एंथम क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ओके, यही वहाँ का उस समय का क्या था, नेशनल सॉन्ग था। इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रोमोटेड, और जो भी इंग्लिश लैंग्वेज था वहाँ पे अच्छे से प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, तो हम लोग आज इतना ही देखते हैं फिलहाल। ओके, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो 24 हो ही गया। तो देखिए हम लोग जो भी पढ़े हैं आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसे समझिए, वीडियो जहाँ नहीं समझ में आया आप बैक करके एक बार उसे देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप इसे चाहे तो कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए और अपने से कुछ कोशिश करिए, उसमें जो मैं बता रहा हूँ उसे इंग्लिश में डब करने की कोशिश कीजिए। ओके, डब करके उसको लिखिए। ऐसे क्या होगा कि एग्ज़ाम में यदि आएगा ना तो आप उस पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकोगे। ये एक तरह से बोलिए तो आपको शॉर्ट नोट्स है, मैं एनसीईआरटी से नोट्स निकाल रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो भी पार्ट है मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दे दूँगा, आप जाके देखना।
तब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और अच्छी तरीके से 1848 का जो रिवॉल्यूशन था, ओके, जो कि लिबरल द्वारा दिया गया था। ओके, पार्ट थर्ड में मैंने लंबा चौड़ा डिस्क्राइब किया है। ओके, पार्ट थर्ड में आप जाके देख सकते हो। पार्ट थर्ड भी आप देखोगे तो अच्छी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि मैंने उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 को भी इंक्लूड किया हूँ, ताकि वो एक रफली सीरियल वाइज एक बने चार्ट। अब पार्ट थर्ड आप देख लोगे तो यहाँ पे जब आओगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपका। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग रहने देते इतना ही। जो इस चैनल पे नए आए हुए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और अभी आपको पता नहीं चलेगा, आपको एंड में पता चलेगा। ओके, सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन उसे भी आप प्रेस कर लेना। ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि इसे रीच भी मिले, ताकि और बच्चे जुड़े जो अब तक नहीं पहुंच सके हैं इस चैनल में, जो अभी तक नहीं समझ सके हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, तो उन्हें यहाँ तक बुलाइए ताकि वे भी जुड़े और पढ़ें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए क्या है, कैसे है, क्या दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को हमारी टीम सॉर्ट आउट करेगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।